हेलो दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स को अब लगभग 173 डेज़ बचे हैं। ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है कि जो भी पूरा पिछला नवंबर मंथ था उसमें हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनको एक साथ कंपाइल करके अब एक और वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। जिसमें लगभग मान के चलिए कि हम लोग लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है। आगे आप इसमें देखिएगा कि कैसे कैसे टॉपिक्स हैं और आपको उनके बारे में कितना नॉलेज था नहीं था। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, है ना। और फिर उनको जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है तो उन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उसको ऐड करते जाइएगा अपने नोट्स में। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि यूपीएससी एग्ज़ाम में खास करके प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चंस को भी पढ़ूंगा और सारे आंसर्स को भी पढ़ूंगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन हर क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और ख़ुद से सॉल्व करके देखिए, क्योंकि मेरे बताने से आपको चीज़ें जितनी ज़्यादा याद रहेंगी उससे कई गुना ज़्यादा तब याद रहेंगी जब आप खुद सॉल्व करके गलतियाँ करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर उन प्रश्नों का आंसर देखेंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हो उसको भी देने का यही मतलब है। और जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सबका अल्टीमेटली पर्पस यही है कि आप जो 2 घंटे का समय होता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है। और एक बार में ही नहीं करना है, आपको 2-3 राउंड्स में सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए आपको अपनी स्पीड की प्रैक्टिस जो है वो अभी से करनी पड़ेगी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जहाँ जहाँ जो जो अप्रोच होनी चाहिए उसको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे साथ में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी से लिख के रखिए इसको। टाइगर्स के ऊपर में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, जंगली बाघों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2010 में ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया था। विकल्प 2, जीटीआरपी टाइगर रेंज देशों के तहत वर्ष 2020 तक जंगली बाघों की आबादी को 3 गुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है। जीटीआरपी 2.0 वर्ष 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता ढांचे के साथ संरेखित है, जो टीआरसी को वैश्विक लक्ष्यों के साथ बाघ संरक्षण को एकीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम जो है वो विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? वर्ष 2010 में किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये चीज़, इस इनिशिएटिव के बारे में याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी और वो कौन सी संस्था थी जिसने इसको शुरू करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है। फिर देखेंगे तो 2022 तक जंगली बाघों की आबादी 2 गुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, ना कि 3 गुना। ठीक है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए, जीटीआरपी को टाइगर रेंज देशों की प्रतिबद्धताओं के साथ वर्ष 2020 तक जंगली बाघों की आबादी को 2 गुना करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत वर्ष 2010 में विश्व बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है। फिर देखेंगे, जीटीआरपी वर्ष 2010 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत विकसित हुआ और वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में 13 बाघ रेंज वाले देशों ने प्रजातियों की आबादी में गिरावट को रोकने और वर्ष 2022 तक उनकी संख्या को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है। कुछ नहीं है दोस्तों, बड़ा सिंपल है, कुछ चीज़ें ही है जो आपको ध्यान में रखनी है। किसने चालू किया, किस प्रोग्राम के तहत चालू किया गया था, कब चालू किया गया था। ठीक है। लक्ष्य क्या है? आबादी को दोगुना करना है वर्ष 2022 तक, ये इनका लक्ष्य था। ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ है दोस्तों, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, ये भी डायरेक्ट आ सकता है कि सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा किससे रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि ये टाइगर्स की जो संख्या है उसको दोगुना करने के लिए है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे मैं वही बात बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से सॉल्व करिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। गवर्नेंस का टॉपिक है, पॉलिटी में पूछा जाएगा। और अभी आप पॉलिटी में जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स में, आप देखेंगे गवर्नेंस वाले साइड वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प 1 है यूएपीए आपराधिक कानूनों के लिए एक वैकल्पिक संरचना पेश करता है जिसमें आपराधिक कानूनों के सामान्य सिद्धांत को उलट दिया जाता है। यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने के मानदंड के लिए न्यायालय को आश्वस्त होना होगा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। ठीक है, सही इसमें से चुनना है, 2 स्टेटमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ये जो गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण है इसका लगातार विवाद में होना। ठीक है, अभी विवाद में क्यों है, जब आप इसके बारे में देखेंगे डिटेल में तो आपको वो चीज़ क्लियर होगी। यूएपीए एक वैकल्पिक आपराधिक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करता है जहां आपराधिक कानूनों के सामान्य सिद्धांत को उलट दिया जाता है। ठीक है, राज्य को आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा और जमानत के लिए कड़ी शर्तों में छूट देकर, ठीक है, यूएपीए राज्य को भारतीय दंड संहिता की तुलना में अधिक शक्तियाँ देता है। ठीक है, यानी कि जो स्टेट है, जो पुलिस है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और आम नागरिक जो है वो यहाँ पर कमज़ोर दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा विवाद का कारण यही है। वर्ष 1967 में अधिनियमित यूएपीए को वर्ष 2008 और 2012 में सरकार द्वारा मजबूत किया गया था, यानी कि इसमें संशोधन किए गए थे। ठीक है, यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने की कसौटी यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। ठीक है, इसीलिए कथन 2 जो है वो सही है। आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि अगर जमानत देने से मना करना हो तो उसके लिए न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, न्यायालय की मर्जी के बिना ये चीज़ उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रथम दृष्टया इसे संकीर्ण रूप से परिभाषित करते हुए कहा गया कि न्यायालयों को सबूतों या परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए बल्कि राज्य द्वारा प्रस्तुत मामले की समग्रता को देखना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत ना हो, ना ही ऐसी स्थितियां दिख रही हो कि जिसमें कोई आपराधिक गतिविधि हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर राज्य मानता है कि जो भी व्यक्ति है अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य किया जा सकता है जिससे कि सामाजिक और राजनीतिक यानी राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्षति हो सकती है, तो ऐसे में क्या होगा कि जमानत जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पर आईएनए के बारे में आप जानते हैं। आईएनए बनाम जहूर अहमद वटाली मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत प्रावधानों को सख्ती से पढ़ा, यह मानते हुए कि न्यायालय को केवल इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जमानत से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है और सबूत की प्रामाणिकता या स्वीकार्यता पर विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण बात है, आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो मामला है इसको आप बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए नाम से, है ना, ताकि जब मेंस में भी क्वेश्चन आता है अगर यूएपीए के ऊपर में, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप इस केस का जिक्र करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आधा 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 4 तकनीकों के बारे में बात की गई है। पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, दूसरा है क्रिस्पर कैस9, तीसरा है आरएनए इंटरफेस और चौथा है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सी जीन एडिटिंग तकनीकें नहीं है पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन नहीं है, तो अब आपको बताना है। तो हो सकता है आपने क्रिस्पर कैस9 का जो है नाम सुना ही होगा, क्योंकि अगर आपने बेसिक स्टडी भी की है तो ये बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्लोनिंग के लिए ये है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे 2021 में और 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वही बात दोस्तों कि आपको वीडियो को रोकना है और आप अपना समय ले करके कोशिश करिए। अगर आपको चीज़ें रिकॉल हो पा रही हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रही हैं तो फिर आगे देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो फिर कोशिश करिएगा कि चीज़ें आपको याद रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। ठीक है, इनमें आप चांस मत लीजिएगा क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ जो गैप्स है, अगर वो गैप्स आप पूरा नहीं कर रहे हैं, नहीं फिल कर रहे हैं, तो फिर वही होता है कि प्रीलिम्स में 5 नंबर 3 नंबर से आप रह जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर
उन तकनीकों के अलावा भी और तकनीकों के बारे में बात की गई है, तो सबको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दो अलग अलग प्रजाति होती है, ठीक है, जिनके जो जीन्स होते हैं उनसे डीएनए उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। डीएनए में जीन होता है, तो किसी स्पेशल जीन को निकाल के दूसरा जीव होता है उसके डीएनए में जोड़ना शामिल है, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। फिर देखेंगे आप टैलेंस, ठीक है, इसका भी काम जो है यह क्रिस्पर कैस9 के समान कार्य करती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आरएनए इंटरफेस जो है एक प्राकृतिक सेलुलर प्रक्रिया है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति का मतलब है कि कोई भी जीन है उसका अपना कार्य है, ठीक है, तो उसको विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस द्वारा लक्षित जीन में मैसेंजर आरएनए को ट्रिगर कर संबंधित प्रोटीन की अभिव्यक्ति को कम किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य की स्किन का कलर क्या होगा, आँखों का रंग क्या होगा, ठीक है, उनकी हाइट कितनी होगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जीन से डिसाइड होती है। तो कुछ जीन होते हैं जो आपकी हाइट के लिए उत्तरदायी हैं, कुछ जीन जो आपके कलर के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो वैसे में यहाँ पर वही चीज़ है कि उनकी जो अभिव्यक्ति है उसको कम कर देता है, ठीक है। हो सकता है आपकी हाइट 6 फीट होनी चाहिए, पर इसमें आरएनएआई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको 5.5 फीट में भी लिमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। यहाँ पर और कुछ तकनीकें हैं। क्लोनिंग को आप पता होगा दोस्तों, क्लोनिंग का सिंपल सा मतलब है कि एक जीव के जैसा सामान्य मतलब सेम टू सेम दूसरा जीव बनाना। जैसे कि आप है, जैसा आपका फेस है, जैसे आपके हेयर्स हैं, जितनी आपकी हाइट है, सेम टू सेम एक वैसा ही व्यक्ति बना देना, यही क्लोनिंग है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है इस फील्ड में क्लोनिंग के लिए, वो क्या है, वो है सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके अलावा सिंथेटिक बायोलॉजी है, वायरल वेक्टर है, और सेलेक्टेबल मार्कर और रिपोर्टर जीन है। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपके नोट्स में सारी चीज़ें हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो इनको वहाँ पर ऐड करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है दोस्तों, ठीक है, इस पर आप चांस नहीं ले सकते। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर 1, 2 और 3 और तकनीकें हैं, ठीक है, इसको भी वैसे ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए एक बार, ठीक है। और पॉसिबल हो थोड़ा सा एफर्ट डालें अगर आप, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से मत चूकिए। इसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, एटलीस्ट टॉपिक्स के नाम लिख लीजिए ताकि आपको पता हो कि ये है क्या, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन न्यूज़ में है, इसीलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो इम्पॉर्टेंट नहीं भी है लेकिन करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा उसका रिपीटेशन है और सरकार की पॉलिसी से रिलेटेड है, तो उस पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के बारे में। पहला विकल्प है, इस योजना के तहत चयनित प्रतिभागियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए अग्निवीरों के रूप में नामांकित किया जाएगा, ठीक है। विकल्प 2 है, अग्निपथ योजना विशेष रूप से अधिकारी रैंक के कमीशन कर्मियों पर लागू होती है। तीसरा है, इस योजना के तहत अग्निवीरों को एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज प्रदान किया जाता है। कितने सही हैं बताना है हमको, ठीक है दोस्तों, 3 स्टेटमेंट है। वीडियो को रोकिए, एक बार सॉल्व करिए और उसके बाद जाके आप आंसर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अग्निपथ जो है, जो देश के युवा हैं, जो देशभक्त युवा हैं देश के, है ना, उनको सशस्त्र बलों में सेवा करने की अनुमति देता है। प्रतिभागियों, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें से कितने लोगों को शामिल करना है, 45,000 से लेकर के 50,000 वार्षिक, ठीक है, मतलब हर साल लगभग 50,000 के आसपास इसमें सिलेक्शन होना है। 4 वर्षों के बाद बैच के केवल 25% कर्मियों को ही उनकी संबंधित सेवा में 15 वर्ष के सेवा विस्तार के लिए चुना जाता है। अतः कथन 1 जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या बात की गई थी दोस्तों, यहाँ पे बात की गई थी 5 वर्षों की, जबकि यहाँ पर है एक्चुअल में कितना है, 4 वर्ष है। और ये मुझे लगता है कि आपको पता होना ही चाहिए, पता होगा भी। दूसरे विकल्पों को देखते हैं अब। पात्रता मानदंड क्या थे इसके, तो अग्निपथ योजना विशेष रूप से अधिकारी रैंक से नीचे के गैर कमीशन कर्मियों पर लागू होता है।
आपको पता है अधिकारी के लिए जो एग्ज़ाम होता है सेना में वो भी यूपीएससी ही लेती है, एनडीए नाम से, है ना। तो वो अधिकारियों के लिए है। और अधिकारी रैंक से जो नीचे के कमीशन कर्मी हैं, गैर कमीशन कर्मी, उनके लिए अग्निपथ योजना है, ठीक है। इसके बाद देखें दोस्तों, तो इस योजना में आवेदन करने के लिए एज जो है वो 17.5 साल से 23 साल है, ठीक है। अब देखते हैं आगे जो इनको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, जिसके बारे में बात की गई है, जिसको सेवा निधि भी बोला गया है। वो 11.71 लाख रुपए है, ठीक है, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा। और उन्हें 4 वर्ष के लिए 48 लाख रुपए की जीवन बीमा सुरक्षा भी मिलेगी। मृत्यु के मामले में 1 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जाएगा, जिसमें सेवा की शेष अवधि का वेतन भी शामिल होगा, ठीक है। यानी कि वेतन भी इसमें शामिल होगा इनका। 4 वर्ष के बाद नौकरी छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में सरकार मदद करेगी। उन्हें कौशल प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। अतः कथन जो 3 है वो सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिरसा मुंडा जी से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है यूपीएससी में। अगर आप देखेंगे तो लगातार 2023 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा था, ठीक है। उसके पहले 2017 में पूछा था और 2016 में भी पूछा था, ठीक है। मैं आपको ये 16 से लेके अभी तक का बता रहा हूँ, उसके पहले भी क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। पहला विकल्प है, उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने तथा सामाजिक परिवर्तनों को शामिल करते हुए पाइका आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। बिरसा मुंडा ने बिरसाइत विश्वास की शुरुआत की। वे एक आदिवासी नेता के रूप में उभरे और ब्रिटिश रूपांतरण प्रयासों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। कितना सही है इसमें ये बताना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद दोस्तों आंसर देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति से संबंधित आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को औपनिवेशिक कानूनों का विरोध और लगान देने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है दोस्तों। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन को शामिल करते हुए उल गुलान आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है दोस्तों। इनका जो आंदोलन है उसका नाम है उल गुलान आंदोलन, ठीक है। पाइका आंदोलन भी महत्वपूर्ण है, उसको भी आप जाके गूगल करिएगा कि वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक उपस्थिति और आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के मिशनरियों के प्रयासों के जवाब में बिरसा मुंडा ने बिरसाइत विश्वास की शुरुआत की, ठीक है। वे एक आदिवासी नेता के रूप में उभरे और ब्रिटिश रूपांतरण प्रयासों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया। इसीलिए कथन 2 जो है वो सही है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सीरीज़ जो हमारे चैनल पर चल रही है, अगर आप देखेंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही है सोली, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टैटिक्स के सारे टॉपिक्स को भी साथ में कवर करते जाएंगे ताकि जो प्रिपरेशन हो हॉलिस्टिक हो। अभी तक 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। उसके अलावा दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग बात करते हैं, जो बार बार रिपीटेड हैं PYQs और सिलेबस में हैं, ठीक है, वैसे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो में। देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, ठीक है, यानी कि ओपेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है, जिसका गठन वर्ष 1990 में बगदाद सम्मेलन में किया गया था, ठीक है। विकल्प 2, वर्ष 2019 तक ओपेक में भारत सहित कुल 13 सदस्य देश हैं। विकल्प 3, ओपेक प्लस में रूस सहित 11 अतिरिक्त सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं, ठीक है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये बताना है हमको। देखिए दोस्तों, ओपेक के बारे में ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। कारण एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और दूसरा ये कि वर्ल्ड लेवल पे जो भी पेट्रोलियम्स हैं, है ना, जो पेट्रोलियम है उसका जो प्राइस है उसको डिसाइड करने में इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है, जितने भी लोग देश हैं जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, उनका एक क्लब है ओपेक नाम से, ठीक है, और ये डिसाइड करते हैं कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ठीक है।
अगर ये बढ़ाएंगे तो जो प्राइस है वो कम होगा, अगर ये घटाएंगे तो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। जो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है वो यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो उस हिसाब से समझ सकते हैं संस्था का महत्व। तो देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। ये एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन कब हुआ था? 1960 में। ठीक है, कब हुआ था? बगदाद में हुआ था। और आप देखेंगे इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, फिर देखें अगला, ओपेक की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिए खुली है जो तेल का बड़ा निर्यातक है और जो संगठन के आदर्शों को साझा करता है। ठीक है, फिर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर जितनी भी बात की गई इस पॉइंट पे, ये बेसिकली उसके इतिहास के बारे में बात है कि कब कब मेंबर शामिल हुए और कब कब निकले हैं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर देखें अभी वर्तमान में दोस्तों तो टोटल 13 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, भारत इसमें मेंबर नहीं है। और रूस सहित अन्य 11 सहयोगी प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ इस समूह को क्या बोला गया है दोस्तों? ओपेक प्लस बोला गया है। ठीक है, तो ओपेक और ओपेक प्लस में डिफरेंस है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पर्यावरण का प्रश्न है दोस्तों। और पर्यावरण के बारे में एक चीज़ जो है, अब जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बेसिक चीज़ें तो पर्यावरण की करनी ही है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें कि किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों जो कि नियम कानून से रिलेटेड है, ठीक है, कानूनी रूप से इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वैसे ही ये एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए इसको। ऐसे प्रश्नों का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी आईएएस के लिए। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प एक है, पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशा निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग अनिवार्य किया गया है। ठीक है, विकल्प दो है, दिशा निर्देश अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों की बिक्री और खरीद पर रोक लगाते हैं। इसमें से कितनी सही है हमको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों, आपको वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आंसर देखना है। अब देखिए दोस्तों, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 की घोषणा की, जिसमें प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर निर्देशों को अधिसूचित किया। पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक सामग्री के उपयोग को कम करने के लिए दिशा निर्देशों में कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री का पुनः उपयोग अनिवार्य किया गया दोस्तों। महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर ये थोड़ा सा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, ईपीआर के तहत एकत्रित प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण की प्रवर्तनीय विधि के साथ साथ पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सामग्री के उपयोग से प्लास्टिक की खपत में कमी आएगी और प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा ये दिशा निर्देश अधिशेष विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों की बिक्री एवं खरीद की अनुमति देते हैं दोस्तों। ठीक है, परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा दोस्तों, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए एक बाजार तंत्र विकसित होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब आगे। श्रेयस योजना के बारे में प्रश्न है। विकल्प एक है, यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। दूसरा, यह योजना ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करती है। ठीक है, यह योजना उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए सालाना 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान करती है। सही विकल्प आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप सोच सकते हैं अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो, अदरवाइज़ आप खुद का कॉमन सेंस अप्लाई करके भी प्रश्न को सॉल्व करने का कोशिश करिए, क्योंकि यही टाइम है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आप गलतियाँ जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ प्रश्न को सॉल्व करना है। आंसर सही हो या गलत हो सिर्फ आपको पता है, और सुधार भी सिर्फ आपको करना है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में,
तो उस समय फिर क्या होगा, गलती करने का स्कोप नहीं होगा वहाँ पर। तो जो भी सीखना है अभी सीखना है, ठीक है। चलिए तो फिर आप सॉल्व करिए इसको, उसके बाद इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो योजना है ओबीसी और ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, छात्रों के लिए श्रेयस योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, शिक्षा मंत्रालय का इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर देखें तो इस योजना के दो घटक है, एक तो ओबीसी के लिए है और एक ईबीसी के लिए है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट था जिसमें बात की गई है 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप की, वो भी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण है दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो अपना जो उनका वेटेज है, और एक स्पेस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो बायोटेक और स्पेस टेक ये साइंस टेक के दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है। तो इनके सारे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से करना भी है और अपने नोट्स में भी ऐड करना है। या तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लेके रखें, ठीक है, उनको एक दो बार पढ़ें और उसके बाद फिर जो पॉइंट्स आपको याद नहीं रहते हैं उनके फिर आप नोट्स बना लें, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ों का नोट्स बनाना भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो भी टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे जो पीपीटीज़ हैं उनको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, टी सेल के बारे में है जिसको आप टी ऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टी ऑल अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं और एक विशेष प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिका के उत्पादन को प्रभावित करता है, जिसे टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। विकल्प 2 है टी ऑल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें वृद्धि होने लगती है। इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्ट नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है, ठीक है। इसमें से कितने सही हैं आपको ये बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। और चलिए मैं आपको सोचने के लिए भी एक चीज़ देता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं। कि यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो इसमें एक चीज़ बोली गई है कि उम्र के साथ इसमें वृद्धि होने लगती है। पर आप देखें बॉडी जिस तरीके से प्रोड्यूस करती है चीज़ों को, जैसे जैसे एज बढ़ता है वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कम होने लगती है। एग्जाम्पल है कैल्शियम। अगर आप बच्चे थे और आपका हाथ टूटा है या पैर टूटा है तो आप देखेंगे आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है। फिर वही 30-40 साल की एज में पहुँचने के बाद वो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगता है, अलग से आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है, तब जाके आपकी हड्डी जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं और उस हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगा, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हमारा आंसर है, इसको डिटेल में देखते हैं। तो जो ये टी ऑल है ये अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जो एक विशेष प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन करती है, जिन्हें टी लिम्फोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ब्लड से रिलेटेड है टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा देखेंगे टी ऑल एक प्रकार का रक्त कैंसर है, ठीक है, ब्लड कैंसर। आपको पता है ब्लड कैंसर में भी वही सेम चीज़ होती है, WC की मात्रा बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। फिर टी ऑल बच्चों और वयस्कों दोनों में पाया जाता है, लेकिन उम्र के साथ इसमें कमी आने लगती है, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको बोला था कि इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, सोच सकते हैं। तीसरा देखेंगे इसकी विशेषता लिम्फोब्लास्टिक नामक अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाओं की तीव्र और अनियंत्रित वृद्धि है, ठीक है, और यही बनती है कैंसर का कारण, ठीक है, ब्लड कैंसर का कारण। तो चीज़ महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसमें देखिए क्यों है। एक तो बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, वो भी ब्लड का टॉपिक है, और जो डिसीज़ वगैरह है उससे डायरेक्ट रिलेटेड है, ये ब्लड कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये नहीं, इसके जैसे और भी जो टॉपिक्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट्स होंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए अगर 50 टॉपिक्स हैं तो इसमें से 2-3 के आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आप मिलते जुलते सारे टॉपिक्स को तैयार करके रखें, और उससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में फिर जो भी पूछा जाएगा मैक्सिमम चांस है कि आपको कोई वहाँ पे लॉजिकल गैसिंग और ये और वो इस तरीके का तुक्काबाजी नहीं करना पड़ेगा।
आपको आंसर पता होगा, आप टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों इकॉनमी से रिलेटेड है। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में बात की गई है। ठीक है, पहला विकल्प है कि WPI सेवाओं के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को भी दर्शाता है। ठीक है, दूसरा WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और विकल्प 3 है WPI का आधार वर्ष 2011-12 है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके हमको जो है उत्तर चुनना है। देखिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको 3-4 महीने भी हो गए हैं और आपने इकोनॉमी को कुछ भी पढ़ा है, तो ये इन्फ्लेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, WPI, CPI, PPI इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर साल ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि अगर आपने पढ़ा है तो इसको आप सॉल्व करिए और गलती भी करिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। गलती करने में यही टाइम है सीखने का। जितना गलती करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करिए दोस्तों, सॉल्व करिए, इसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, CPI के विपरीत WPI सेवाओं की कीमतों में हुए परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। ठीक है, यानी कि WPI केवल और केवल वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन होता है उसको दर्शाता है। भारत में WPI को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत DPIIT के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और इसका जो आधार वर्ष लिया गया है वो 2011-12 है, वो भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को चीज़ें वर्थ इट लग रही होगी, वैल्यूफुल लग रही होगी। अगर लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा और हमको भी पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को चीज़ें किस हद तक समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या हमको अपना अप्रोच बदलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने नॉलेज के लिए तो है नहीं दोस्तों, आप लोगों की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए है, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, उसके लिए 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो आप कमेंट के थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। साइट्स के बारे में क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्टली। ठीक है, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है एक। साइट्स राष्ट्रों के बीच एक वैश्विक समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों के खतरे को रोककर प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, साइट्स की उत्पत्ति 1963 में IUCN बैठक के एक प्रस्ताव से हुई। साइट संरक्षण समझौते के बीच सबसे अधिक सदस्यता का दावा है। वर्तमान में 184 पार्टियां शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। हो सकता है जब आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस तरीके के पॉइंट्स शायद कवर ना हुए हों, तो अगर नहीं हुए होंगे तो आप अपने नोट्स में इनको ऐड कर लीजिएगा, और हुए होंगे तो अच्छी बात है, फिर आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए देखिए इसके आंसर को दोस्तों। तो बिल्कुल सही बात है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, विकल्प एक सही है। इसका मसौदा देखेंगे 1963 में IUCN की एक बैठक में जो है इसको अपनाया गया था, इसीलिए ये भी जो है सही हो जाता है। और तीसरी बात जो की गई थी दोस्तों कि इसमें अब तक 184 पार्टियां हैं, ये विकल्प भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। जनजातीय गौरव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही दोस्तों एक क्वेश्चन डिस्कस किया है बिरसा मुंडा से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आपस में रिलेट करके भी इसका आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, वर्ष 2021 में भारत सरकार ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता को याद करते हुए आधिकारिक तौर पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, यह तिथि रानी गेंडेलियो की जयंती है, जिनकी देश भर में आदिवासी समुदाय भगवान के रूप में उपासना करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को दोस्तों, जो क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, उससे आप रिलेट करके ट्राई करिए सॉल्व करने का। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो बात की गई है 15 नवंबर की, बिल्कुल सही है। 15 नवंबर को भारत सरकार ने कब की थी घोषणा? 2021 में, कि 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा देखेंगे तो ये तिथि बिरसा मुंडा जी की जयंती पे है। ठीक है, इसलिए कथन 2 जो है वो गलत था।
क्योंकि यहाँ बात की गई थी रानी गैंडेलियो के बारे में। उलगुलान क्रांति इनसे रिलेटेड हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, ठीक है। उसके अलावा जिनकी बात की गई है इस प्रश्न में रानी गैंडेलियो की, उनके बारे में देखें तो नागा नेता रानी गैंडेलियो का जन्म मणिपुर में हुआ था, ठीक है। वह अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए प्रसिद्ध थी। गैंडेलियो वर्ष 1927 में ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त करने के लिए नागा स्वशासन लाने के इरादे से हिराका आंदोलन में शामिल की गई थी, ठीक है दोस्तों। और इनको फिर उस समय गिरफ्तार भी किया गया था, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब इनको जो है रिहाई मिली है जेल से, है ना। तो ऐसे महान महान लोग हैं दोस्तों हमारे देश में। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि उनकी उम्र भी उस समय बहुत कम थी, शायद 20 के आसपास थी। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में भी लोगों ने इतना बड़ा बड़ा महान काम किया है ना। तो उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दोस्तों भूकंप से रिलेटेड है, जियोग्राफी का कोर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, है ना। आप एप्लीकेशन लगा के करिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिएगा आपका आंसर सही होता है कि नहीं। यहाँ पर इसका आंसर है, आप यहाँ पर फिर इसको आंसर को पढ़ भी सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो। वेस्ट तो नहीं है दोस्तों ये टाइम, बट फिर भी जिस चीज़ के लिए 5 मिनट लगना चाहिए उसके लिए 15 मिनट लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। थोड़ा पढ़ो और आगे बढ़ो वाला जो पॉलिसी है उस पर हम लोग काम करते हैं। डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, करेंट का है, ठीक है। अभी 2023 में ही आया है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें ग्राहक आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा। विकल्प 2, OTT प्लेटफॉर्मों को न केवल नियमित कंटेंट के दौरान विज्ञापन देने के लिए बल्कि एम्बेडेड इन फिल्म विचारों, प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधियों हेतु भी सूचीबद्ध किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। OTT तो लगातार न्यूज़ में बने ही रहता है। देखिए सॉल्व करके आपको इसका आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए दोस्तों, जो कॉमन सेंस है, उससे इस प्रश्न को एक बार सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है। कि भारत सरकार ने अगर कोई नीति लाई है, ठीक है, तो उस नीति का जो उद्देश्य होना चाहिए पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 विकल्प दिए हैं, क्या इनका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से सोच के एक बार इसको सॉल्व करने का कोशिश करिए और फिर इसके आंसर को देखिएगा। देखिए दोस्तों आंसर तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तक इसका विस्तार किया गया है, ठीक है। OTT हो, डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो आदि के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जा सकता है, ठीक है। यह जो नीति है अनिवार्य करता है कि योजना के तहत आवेदन करने हेतु पात्रता के लिए वेबसाइट, मोबाइल ऐप, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म को कम से कम 1 वर्ष पुराना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपको एड्स देने हैं तो आपको 1 साल का टाइम ऑनलाइन बिताना पड़ेगा, है ना। फिर देखिए पारदर्शिता के मामले में क्या बात की गई है। तो पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन दरें ग्राहक यानी जिसको हम लोग सब्सक्राइबर भी कहते हैं, आधार और दर्शकों की संख्या से जुड़ी होंगी, जिनका निर्धारण प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। इसलिए कथन एक सही है। यहाँ पर दोस्तों आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक लगातार प्रीलिम्स के लिए काम करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर जो मेजर टाइम रहेगा वो मेंस के लिए रहेगा। अभी भी मेंस के लिए आप देखेंगे हमारे चैनल पर डेली आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आंसर कैसा होना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, बेसिक तरीके से, कोई हाई स्टैंडर्ड आंसर ऐसा नहीं है। जो आंसर वहाँ होना चाहिए, जो आप खुद भी लिख सकते थे, सोच सकते थे, उस तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी देखिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पर तो OTT के बारे में कुछ और बात की गई है। जैसे कि आप देखें तो प्रचार या ब्रांडिंग गतिविधि के प्रति जो प्रस्तुतिकरण है उसके लिए इसको सूचीबद्ध किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 भी जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
और नोट्स में भी ऐड कर लीजिएगा। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन नोटो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नोटो की स्थापना नई दिल्ली में स्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत की गई है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, नोटो का राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंग एवं उत्तक दान तथा प्रत्यारोपण हेतु अंगों की खरीद, वितरण व रजिस्ट्री के लिए सभी भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है। पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको सही नहीं बताना है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें कितने ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में चलिए देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसकी जो स्थापना है, स्थापना का सिंपल सा मतलब है कि किसके अंडर आती है। तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसका स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय है। ठीक है, उसके अंतर्गत आती है और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये दिल्ली में है। फिर देखें दोस्तों, इसका जो कार्य है, राष्ट्रीय नेटवर्क प्रभाग देश में अंग एवं उत्तक दान तथा प्रत्यारोपण हेतु अंगों की खरीद, वितरण व रजिस्ट्री के लिए सभी भारतीय गतिविधियों के शीर्ष केंद्रों के रूप में कार्य करता है। इसलिए कथन 2 भी जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को दोस्तों आप नोट करके रखिए, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर देखें दोस्तों, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट में बना के पूछ सकती है यूपीएससी एग्ज़ाम में। तो देखिए, मित्र शक्ति अभ्यास किससे रिलेटेड है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, इसका डिटेल्ड आंसर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर से इकॉनमी का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। टैक्स हेवन एक ऐसा देश है जो विदेशियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में बहुत कम कर देयता प्रदान करता है। ठीक है, एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में निगमित होती है। दोस्तों, आप हेवन का मतलब तो जानते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको इसके बारे में आइडिया ना हो, सही विकल्प चुनना है। तो आपको पता है हेवन का मतलब होता है स्वर्ग। तो एक ऐसा जगह जहाँ पर एक ऐसा देश जो टैक्स देने वालों के लिए क्या है, स्वर्ग है। एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, जो टैक्स देने वाले देशों के लिए क्या है, स्वर्ग है। अब उस चीज़ को दिमाग में रख के आप इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन से भी हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस से प्रश्न करना थोड़ा आसान होगा, करके देखिए एक बार और उसके बाद आंसर देखिएगा कि जैसा आपने सोचा था आंसर वैसा था या उससे अलग था। अगर अलग था तो क्यों अलग है। ठीक है, वो भी चीज़ आप यहाँ पर देखिएगा, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, टैक्स हेवन आमतौर पर एक अपतटीय देश होता है। ठीक है, जहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर परिस्थिति में विदेशी व्यक्तियों तथा व्यवसायों के लिए कर देयता बहुत कम या नहीं होती है। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही बात है। एक अपतटीय कंपनी अपने गृह देश के अलावा किसी अन्य क्षेत्राधिकार में निगमित होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कंपनी है, कोई भी कंपनी, जैसे भारत की जियो है मान लीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ से पे इसका रजिस्ट्रेशन ना करके किसी दूसरे देश में करते हैं जहाँ पे टैक्स रेट कम हो। ठीक है, मैंने एग्जांपल के लिए जियो लिया है, पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऐसा करती हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी की भी लिमिट है, वो 100 क्वेश्चन ही पूछ सकती है। तो आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये सारे वैसे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इनको ध्यान में रखना ही है ना। चलिए देखें, फिर से ज्वालामुखी का क्वेश्चन आया है दोस्तों, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ज्वालामुखी के बारे में जितना कुछ भी, उसको यहाँ पर अप्लाई करके देखिएगा कि आपने जो नॉलेज पढ़ा है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है ना। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ज्वालामुखी गतिविधि प्लेट विवर्तनिकी की गति और टकराव से जुड़ी हुई है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक। दूसरा आप देखेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर प्रस्फुटन होता है। ये मुख्यतः प्रशांत रिंग और फायर के निकट पाए जाते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान और अमेरिका शामिल है। विकल्प 3 है, ग्वाटेमाला में, सांता मारिया
दुनिया में मौजूद विभिन्न निष्क्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ठीक है, सही चुनना है आपको। आपने दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक, है ना, प्रशांत रिंग ऑफ फायर, अगर आपने बिल्कुल बेसिक भी पढ़ा है जियोग्राफी में ज्वालामुखी का, ठीक है, तो आपको ये दोनों विकल्प तो बिल्कुल बनने चाहिए। तीसरा, क्योंकि ग्वाटेमाला का जो सांते मारिया है वोल्केनो, इसके बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, बट आप ग्वाटेमाला के बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, कहाँ पर इसका लोकेशन है देखिएगा, है ना, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइएगा कि यहाँ पर ये जो ज्वालामुखी मिल रहा है ये निष्क्रिय हो सकता है, सक्रिय हो सकता है। अगर ये प्लेट की जो प्लेट बाउंड्रीज है उससे दूर है तो फिर कम चांस होगा, है ना, इसमें विस्फोट होने का। लेकिन अगर प्लेट बाउंड्री पे है तो विस्फोट होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में भी आप रिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे आंसर पे, फिर आंसर को आराम से देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहली बात की गई थी, पहला ऑप्शन था कि वो प्लेट टेक्टोनिक्स के से रिलेटेड है। तो आपको पता है जो पृथ्वी है वो बड़े बड़े प्लेट्स में डिवाइडेड होती हैं जो मूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो जब ये प्लेट्स आपस में टकराते हैं या आसपास आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं तो भी क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ठीक है, ये चीज़, इसीलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही था। दूसरा ऑप्शन जो प्रशांत रिंग ऑफ फायर के बारे में बात की गई है वो भी बिल्कुल सही था। और तीसरा आप देखेंगे तो हवाई द्वीप में जो केला हुआ और ग्वाटेमाला में जो शांता मोरिना है, दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और क्योंकि इनमें जो विस्फोट है दोस्तों लगातार होते रहता है आमतौर पे, है ना, लगातार का मतलब है दोस्तों जियोग्राफी में कि कुछ सालों के अंतराल में हो रहा है, तो वह सक्रिय है, और इसीलिए ये जो है एग्जाम्पल भी न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी क्या होगा और विलुप्त ज्वालामुखी भी क्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी है यहाँ पे साथ में। वीडियो को पॉज करके एक बार देखिएगा। देखिए दोस्तों, फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में न्यूज़ है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब आप इसका डिटेल देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। इस्तांबुल सहयोग पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्तांबुल सहयोग पहल व्यापक मध्य पूर्व में, ठीक है, गैर नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का मौका प्रदान करके वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। भारत, बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात वर्तमान में इस पहल में भाग लेते हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 जो है दोस्तों, इसमें जो भारत की सदस्यता की बात की है, इसको भी आप अपने कॉमन सेंस से सोचिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कि जब मिडिल ईस्ट की बात की जा रही है तो भारत साउथ एशिया का पार्ट है ना, और वो मिडिल एशिया का पार्ट है। तो क्या भारत उनका मेंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक बार कॉमन सेंस से सोचिए। साथ में क्योंकि यहाँ पे नाटो की भी बात की गई है तो उससे भी आप रिलेट करके इसको सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सॉल्व करिए एक बार, फिर इसके आंसर को देखिए। ठीक है, मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूँ अब आगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला है कि इस्तांबुल सहयोग पहल एक साझेदारी मंच है, किस बारे में है, इसका उद्देश्य है व्यापक मध्य पूर्व क्षेत्र में गैर नाटो देशों को नाटो के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करके दीर्घकालिक वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा में योगदान करना है। यानी कि ये नाटो से रिलेटेड आपको याद रखना है। ठीक है, नाटो क्या है आपको पता होगा दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है। ठीक है, नाटो के बारे में आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको आइडिया नहीं है तो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है ये। और दूसरा आप देखेंगे तो भारत इसका भाग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, आप इस स्लाइड में देखिए इसको। ठीक है, अगर कुछ आपको लगता है कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ ये 2 पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर OECD सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला विकल्प है मई 2019 में अपनाया गया OECD AI सिद्धांत नवीन एवं भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का समर्थन करते हैं जो मानव अधिकारों तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, विकल्प 2 है OECD AI सिद्धांत सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह का पहला सिद्धांत है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है,
और OECD के बारे में बात की गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का महत्व आप फिर उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ऐसा है कि आप क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मत करिए, जाके पिछले साल के क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आपको थोड़ा और जो है मोटिवेशन आएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके के प्रश्न मिलेंगे। तो क्या कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखें इसका आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित OECD सिद्धांत क्या है उसको समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर OECD सिद्धांत AI को बढ़ावा देते हैं। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जो नवीन एवं भरोसेमंद हैं तथा मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। इसे मई 2019 में OECD परिषद की सिफारिश की मंजूरी के साथ OECD सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है। इसीलिए कथन एक जो है बिल्कुल सही है। इसके बाद देखें, OECD AI सिद्धांत सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह के पहले सिद्धांत हैं। ठीक है, उनमें सार्वजनिक नीति व रणनीति से संबंधित मजबूत सिफारिशें शामिल हैं तथा उनका सामान्य दायरा यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें विश्व भर में AI के विकास पर लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे दोनों विकल्प सही है। इसके अलावा एक होमवर्क आपके लिए रहेगा दोस्तों। क्या होमवर्क रहेगा कि आप OECD को जा कर के गूगल करें और उसके बारे में पढ़ें कि ये कितनी महत्वपूर्ण संस्था है। अभी दोस्तों रिकॉर्डिंग करते करते लगभग 40 मिनट से ज़्यादा हो गए मुझे लगता है, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो 2 पार्ट में हम लोग लेके आएँ ताकि आपके लिए बल्कि ना हो और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो। अदरवाइज़ आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग दूसरे वीडियोस में कवर करेंगे, है ना। अभी के लिए फ़िलहाल आप ये करिए कि हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े जितने ही पढ़े हैं, आप इनमें से जो भी आपने स्क्रीनशॉट्स लिया होगा, जो आपको इम्पोर्टेंट लगा होगा, जो आपके नोट्स में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो सब था दोस्तों। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो एग्ज़ाम के हिसाब से ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे को वीडियो लेंथ बढ़ाना होता तो अभी भी मैं चाहूँ तो और आगे खींच सकता हूँ इसको, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी चीज़ ये है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो नहीं छूटने चाहिए, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आप उनको अपने नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और सारे पॉइंट्स को ऐड करिए। ठीक, उसके बाद फिर जब दूसरा पार्ट आएगा तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो करिएगा। तो 2-3 वीडियोस में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और जो भी चीज़ें आपने मिस की होंगी, अगर आप हो सकता है कंटिन्यू नहीं रह पाए होंगे MCQ सीरीज़ में, तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग इस तरीके से भी इसको कवर कर सकते हैं, है ना। तो आप वैसे अपने नोट्स में चीज़ों को ऐड करिए। और अभी फर्स्ट पार्ट आया है वीडियो का, 1-2 दिन में दूसरा पार्ट भी आ जाएगा, और मुझे लगेगा तो फिर आधे घंटे का तीसरा पार्ट। अगर बहुत ऐसा हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जा रहे हैं तो उनको भी हम लोग 2-3 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों ये। आखिर आपका जो पूरा टाइम है वो एक ही जगह पे जाना चाहिए, वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो बेहतर चीज़ें हो सकती है आप वो करें। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों अभी, क्योंकि जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो आपको फिर टेस्ट सीरीज़ लगानी ही पड़ेंगी बैठ के, तो उस समय आप फिर जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते ऑनलाइन, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।